ज्योतिष के लाभ। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी ने उसको रिवाइज कर लिया होगा। और क्या आप थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बता सकते हैं कि क्या ज्योतिष के लाभ होते हैं? हाँ, ज्योतिष के लाभ उसके लिए बहुत काम आते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके कैरियर से रिलेटेड, शादी, बिजनेस, हम्म। किसी भी चीज में, मतलब उसको जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हम, उसके लिए प्रॉपर लाइन मिल सकती है, डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है। और मैडम, ज्योतिष के लाभ में हमने पढ़ा था जैसे हम भविष्य की अपनी योजनाएं बना सकते हैं, बाकी शिक्षा और व्यवसाय के बारे में उसको परामर्श दे सकते हैं, और व्यवसाय किस दिशा में करना चाहिए वो बता सकते हैं। विवाह के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में, मतलब भारत में, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है, क्योंकि जी, शायद ही कोई शादी होगी जो बिना कुंडली मिलाई करता होगा अपने हिंदुस्तान में। बाकी बिल्कुल। शिक्षा और इन सब में तो नहीं करते हैं, लेकिन कल आप उस दिन आपने जब चैप्टर पढ़ाया उसके बाद ऐसे समझ में आया कि इन सब चीजों के लिए भी हमको करना चाहिए ज्योतिष का उपयोग। यहाँ सबसे ज्यादा बिल्कुल। प्राथमिकता विवाह के लिए करी जाती है, बाकी विवाह आपके कैरियर और व्यवसाय के लिए लोग उतना नहीं देखते हैं, जब परेशान होते हैं तब देखते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं, और परेशानी से पहले ही अगर हम पहले ही देख के चूज करें, उसका चयन करें। और ज्योतिष ये तो बताता ही है, और कब कब क्या घटना घटित होने वाली है ये भी ज्योतिष हमें बता देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई ज्योतिष के लाभ की। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, ज्योतिष का इतिहास। तो ज्योतिष, वैसे तो क्या है, ज्योतिष अनादि है। उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये माना जाता ब्रह्मा जी से हुआ। तो उसके बारे में हम बहुत डेफिनेटली नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जब हम इतना जो रिच शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ तो हमें एक नेचुरल सी हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ तो हमें पता चले कहाँ से आया, कैसे आया, एटसेट्रा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये इतिहास में क्यों हमें परेशानी आती है, क्यों हमारे पास जो हमारा शास्त्र है, हमारे पूर्वजों का की बुद्धिमत्ता का शास्त्र है, क्यों हमारे पास उसका सही आकलन नहीं है। पहले तो एक श्लोक है, अगर आपके पास किताबें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो वो श्लोक हमें काफी कुछ बता देता है। देखिए, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मर, मरीचर मनोरंगारा लोमशः पौलिश्चैव चयवनो यवनो भृगु शौनकोष्टाद शाश्वत चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। तो किस तरह से सूर्य पितामह है, और उसके बाद किस तरह से हमारे पूर्वज ऋषियों के ने इस शास्त्र को आगे बढ़ाया है, यही ये श्लोक हमें बताता है, किस तरह ये हमारे शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं। अब अगर हम जाएं इतिहास की तरफ, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो भी हो, लेकिन इतिहास का मतलब क्या है? जो भी पुरानी घटनाएं हैं, राष्ट्र हैं, पूर्वजों की संपत्ति हैं, या विज्ञान है, उसका उद्भव, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका उद्भव और उसका विकास, उसका सिलसिलेवार ब्यौरेवार जो विवरण है वही इतिहास है। अब इसकी उत्तमता किस पे बेस करती है, किस पे निर्भर करती है कि उसमें सत्यता कितनी है। जो इतिहास लिखा गया है या हमें बताया गया है वो कितना सत्य है, उसी पे उसकी उत्तमता जो है निर्भर करती है। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है कि सोवियत संघ में क्या था, कम्युनिस्ट जो नेता थे, उन्होंने बार बार जो है देश के इतिहास को बदला और अपने हिसाब से उसको लिखा। अब जब हम किसी चीज को बार बार बदलना चाहें तो क्या होगा? मैंने कोई चीज पढ़ी, फिर मैंने उसको अपने हिसाब से लिखा, तो उसकी जो
सत्यता थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी, क्योंकि मेरे विचार, मेरे व्यूज उसमें आ गए हैं। तो इस तरह से क्या है कि रूस के पिछले इतिहास के बारे में अनुमान लगाना भी असंभव है। अगर बार बार उसको बदलेंगे, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली उसको लिखेगा, तो नेचुरली जो बेस है उससे वो भटक जाएंगे। तो अब हम अगर अपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में सोचें तो हमारी तो अवस्था और भी खराब है, क्योंकि हम तो कितनी शताब्दियों से गुलामी में थे, और जिन्होंने गुलाम बनाया था उन्होंने पूरी तरह से हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया, एक तरह से अपने हिसाब से लिखा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पद्धतियां थी, हमारे गुरुकुल का जो सिस्टम था, इतना पावरफुल था, अगर उसी के अकॉर्डिंग वो चलते तो हमारे भारतवर्ष को गुलाम बनाना आसान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले उस पद्धति को तोड़ा और उसके बाद ही हमें गुलाम बनाया। और फिर क्या किया उन्होंने, जो एक नॉर्मल पर्सन था उस तक उस इतिहास को आने ही नहीं दिया। उसको या तो जला दिया या छुपा दिया या तोड़ मरोड़ के दोबारा लिख के कुछ ना कुछ उसका उलटफेर कर दिया। तो आम इंसान आज भी क्या है, क्या हम एक्चुअल में जो हमारा देश का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं क्या? हमारी जो बच्चे हैं स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं क्या? हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है अकबर महान। क्या हमारे जो इतिहासकार, हमारे शासक थे, वो महान नहीं थे? विक्रमादित्य थे, क्या वो महान नहीं थे? सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, कितने शासक हैं, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, उनमें कोई महानता नहीं थी क्या? ये अकबर महान थे। तो बहुत सोचने की, समझने की जरूरत है। और हमारे राजनीतिज्ञों ने क्या किया, उन्होंने उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझी। जो वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था उसको कंटिन्यू ही किया। तो ये किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है। जो हम इस देश में रह रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं। स्कूल में नहीं पढ़ते, कम से कम घर में तो हम उनको वो संस्कार दे सकते हैं। अपने इतिहास, अपने पुराणों के बारे में सिखाना हमारा दायित्व होता है। एनीवे, तो क्या था, जैसे विज्ञान का जो वेदों की भांति अनादि कहा जाता है, इतिहास खोजना चाहें तो भी नहीं खोज सकते। वास्तव में यह एक निराशाजनक कार्य है, उस इतिहास को ढूंढना। पर यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, और यदि हमने इसका परीक्षण नहीं किया तो यह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हम अपनी इस विरासत का परीक्षण निम्न 4 भागों में कर रहे हैं। पहला भाग क्या है? ढूंढने में कठिनाइयां। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि हमारे पास जो वो सिलसिलेवार ब्यौरा होना चाहिए वही नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है? ज्योतिषीय तकनीक से पुरानी तारीखों का पता लगाना। लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे पास वो शास्त्र है जो खुद अपना इतिहास बता सकता है। अगर हम सही तरीके से उन तकनीकों का पालन करें, उन कैलकुलेशंस पर जाएं, तो हम खुद से उस इतिहास तक पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या है? विभिन्न कालों का मोटे तौर से बंटवारा। जितने भी अब तक काल हुए हैं हम उनको एस्टिमेटेड तौर पे बांट सकते हैं, और उनका परीक्षण करें तो हमारे लिए आसान होगा। चौथा क्या है? विस्तृत रूप से काल विवरण। जिन हम कालों का बंटवारा करेंगे, उनको विभाजित करेंगे, फिर उनका विस्तृत रूप से अलग अलग उनका हम
विवेचना करें। संक्षेप में ज्योतिष एक मानसिक बुद्धि संबंधी विज्ञान है, अतः इसका इतिहास बिल्कुल सही एवं विश्वसनीय, लगातार तारीखवार प्रमाणित विवरण के रूप में होना चाहिए। बुद्धि संबंधी विज्ञान है तो विश्वसनीय इतिहास इसका होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है? कुछ इसके मेन कारण हैं। जैसा कि हम पिछले अपने चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं कि पहले ज्योतिष या वेदों का ज्ञान किस तरह पढ़ाया जाता था, दिया जाता था? श्रुति एवं स्मृति से। ना तो तब कागज था, ना प्रिंटिंग थी, ना छपाई थी, कोई भी साधन संसाधन नहीं थे, तो लेकिन उनके पास बौद्धिक रूप से बहुत विकसित थे। तो क्या करते थे? जो गुरु थे वो सुनाते थे और शिष्य उसको स्मृति में रखते थे, और फिर क्या था? उसको वो स्मृति में रख के आगे श्रुति करते थे और उसको बांटते थे। लेकिन क्या इसका नुकसान था? एक तो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक पहुंचता था, जिनमें इतनी बुद्धिमत्ता है जो स्मृति में रख सके, सिर्फ वही ग्रैस्प कर सकता था। दूसरी चीज क्या थी? मैंने आज कुछ सुना और मैंने सोचा उसको मैं दिमाग में रख लूं, ठीक है, अगले दिन मैंने उसको किसी को बताया तो क्या होगा? एक फ्रेमवर्क तो मेरे दिमाग परिवर्तन में आता है, है। आधी बातें मेरे दिमाग की आ जाएंगी, ठीक है, जैसा मैंने सुना है, क्योंकि माइंड इज नॉट ए कंप्यूटर। जैसा सुना है वैसा ही, कोई रिकॉर्डर नहीं है वो कि वो एज इट इज सुना देगा। कुछ बातें वो अपनी जोड़ेगा, और आगे से आगे क्या होगा? आज मैंने सुना, फिर मैंने सुनाया, आधी बातें मैंने जोड़ दी, आगे जिसको सुनाया उसने सुना और आधी बातें उसने जोड़ दी, तीसरे ने सुना, उसने जोड़ी, तो ये क्या होगा? जो मेन जहां सब्जेक्ट है वो कहीं पीछे रह जाएगा और आगे आगे उनके व्यूज व्यूज जुड़ते जाएंगे। तो ये उसमें त्रुटियां आ जाएंगी, उसमें भ्रांतियां आ जाएंगी। तो ये हमारे इतिहास के साथ एक्चुअल में हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? सभ्यता पर आक्रमण। हम लोग तो वो अनलकी लोग हैं, क्योंकि सभी आके जिसको लगा कि बहुत सबसे ज्यादा पेशेंस वाले कौन है? हिंदू ही होते हैं, चलो आक्रमण करके इनको सब कुछ, इनको लूट लो। कभी मुगल, कभी ब्रिटिशर्स, कभी कोई, तो आक्रमण होते रहे और हमारी सभ्यता जो है वो डामाडोल होती रही। और उन्होंने क्या किया? सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने सबसे पहले हमारी सभ्यता को नष्ट किया। आप जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक जो माना जाता है, उसमें इतने ग्रंथ थे। मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया, उसको उसने वहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी और वो ग्रंथ 3 महीने तक जलते रहे। आप सोच सकते हैं, अगर एक कमरा भी भरा हो, कागजों से पूरा भरा हो, और अगर उसमें आग लगाई जाए, कितनी देर लगेगी उसको जलने में? 1 या 2 घंटा मैक्सिमम। और वहां वो ग्रंथ 3 महीने तक जलते रहे, तो आप सोच सकते हैं हमारी ट्रेजर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। आज अगर वो ग्रंथ हमारे पास होते तो शायद हमारा जो आज हम हैं उससे कुछ और अलग हटके कर पाते। तो कितना हमने नुकसान झेला है। और इसके बाद भी क्या हुआ? इस पे भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, तो हमारे इतिहास की घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने लिखा, तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया, और वही आज भी चल रहा है। और हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने क्या किया? उसको अपना फायदा देखने के लिए उसको वास्तविक नहीं होने दिया। कि अब आगे क्या है? व्याख्याकारों का दोष। हमारी त्रासदी क्या रही है?
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो आज भी पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, उन्होंने क्या किया, जैसा मैंने पहले बात की, हमारे गुरुकुल थे, हमारी शिक्षा पद्धति अपनी थी, बहुत रिच थी, और वो क्या करती थी, एक इंसान को स्ट्रांग बनाती थी, मोरली स्ट्रांग बनाती थी, आत्मिक रूप से स्ट्रांग बनाती थी, शारीरिक रूप से तो बनाती ही थी। अगर एक इतना स्ट्रांग बच्चा अगर किसी देश में होगा, युवा अगर इतना मजबूत होगा, तो क्या उस देश को गुलाम बनाया जा सकता है, उस पर गुलामी की जा सकती है? कभी नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले इसी नीति को, पद्धति को खत्म किया, और उन्होंने कौन सी शिक्षा नीति अपनाई कि जिसको पढ़ के एक भारतीय सिर्फ एक क्लर्क ही बन सकता है। ना वो मोरली डेवलप हुआ, नैतिक मूल्य उसमें कहीं नहीं आए, और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सुख, पैसा कमाने का ही। आज आपने देखा होगा, आज जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज, पढ़े लिखे से मतलब जिनके पास सिर्फ डिग्रीज हैं, टेक्निकल डिग्रीज हैं, सारी डिग्रीज हैं, वो, और जो हमारी सबसे मेन बात, जो हमारी संस्कृति से दूर है। डिग्री तो है, डिग्री लेना कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो हमारी संस्कृति से दूर है, सिर्फ डिग्रीज हैं, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा असभ्यता उन्हीं में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसके पेरेंट्स, किसी भी गरीब या अनपढ़ के पेरेंट्स वहां नहीं मिलेंगे आपको। वहां पे पेरेंट्स किसके मिलेंगे? जो बहुत पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के। तो ये हमारे उन युवाओं को हम क्यों दोष दें? उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा। ना तो उनको स्कूल में कोई कल्चर मिल रहा है, और ना ही घर में। आजकल घरों का क्या वातावरण है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कम से कम स्कूल में हमारी मजबूरी है कि हमको टेक्निकल शिक्षा अपने बच्चों को दिलवानी पड़ेगी। आगे उन्हें स्ट्रगल करना है, लाइफ में कमाना भी है, आगे जीवन यापन भी करना है, तो वो डिग्रीज तो दिलवानी पड़ेंगी। उसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम घर में संस्कार तो दे सकते हैं, घर का वातावरण तो ऐसा बना सकते हैं कि बच्चा नैतिक मूल्यों की परवाह करने लगे। तो ये हमारी कमियां थी, हमारी त्रासदियां थी। और क्या था कि इसके साथ ही कुछ ऐसे बहुत बोलने वाले आलसी व्यक्तियों को प्रमुखता दी गई, जिन्होंने संस्कृत के शब्दों का अंग्रेजी में रूपांतर बिल्कुल गलत रूप से किया। संस्कृत जो कि हमारी मेन भाषा थी, सारे हमारे ग्रंथ, पुराण, वेद सब जिस संस्कृत में ही हैं, लेकिन संस्कृत से हम दूर होते गए। आज कितना % है जो पॉपुलेशन जो कि संस्कृत जानता है? और उसका नुकसान क्या हुआ? जिन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, उन्होंने उन शब्दों का मटिया मेट कर दिया, उन शब्दों का मीनिंग ही कुछ का कुछ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। और क्यों? क्योंकि इनकी व्याख्या करने वालों में अधिकतर व्यक्ति यूरोप के एक धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति थे, जिनकी सभ्यता व विचार बिल्कुल अलग थे, और वे ये मानते थे कि इस संसार को बने 5000 साल हुए हैं। तो उन्होंने इतिहास भी उन 5000 साल के अकॉर्डिंगली लिख दिया। अब और जो कमी थी वो किसने पूरी कर दी? अनैतिक ज्योतिषियों ने। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है, नक्षत्र सूचक। क्या कोई जी। मुझे बताएगा नक्षत्र सूचक से क्या मतलब था? जो बिना नॉलेज के और फलित करता है या लोगों को गलत ज्ञान देता है। नॉलेज नहीं होता बट वो कुंडली का विश्लेषण करता है, ज्ञान देता है। जी जी, बिल्कुल, वो नक्षत्र सूचक होते हैं। और हमारी ये विडंबना ये है कि आज हमारे पास बहुत ज्योतिषी हैं, लेकिन ज्यादातर नक्षत्र सूचक हैं। इधर से थोड़ा सा पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, विस्तृत जानकारी की उनको कोई जरूरत ही नहीं है, और वो अपनी दुकान खोल के बैठ गए फलित करने की। अब जब ज्ञान ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है,
तो फलित कैसा होगा, ये जान सकते हैं। तो अनैतिक ज्योतिषी पिछले लगभग 150 वर्षों में ज्योतिषियों ने अपने लेखों में ना तो ईमानदारी दिखाई है और न पवित्रता प्रदर्शित की है। ऋषि पराशर के समर्पित कठिन कार्य तथा अन्वेषण कृति कृत श्रम हमने कहाँ पढ़ा था? ज्योतिष के कहाँ पढ़ा था, कुछ याद है आपको? हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें आया था कृत श्रम, ज्योतिष को कैसा होना चाहिए, चैप्टर नंबर 4। यस मैम, श्लोक जी में मैम, पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 ज्योतिष की योग्यताओं का एक श्लोक है। बिल्कुल गणितेषु विणो या शास्त्रे कृतश्रमा। जी, जी बिल्कुल सही। उस श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिए। तो ज्योतिष का जो अन्वेषण है, कृतिश्रमा को भुला दिया गया जो पराशर ऋषि ने दिया था, और इन व्यक्तियों ने अलौकिक एवं असंगत भविष्यवाणी बता बता कर मनुष्यों को चकित करके अनुचित प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ये लोग ज्योतिष नहीं है, ये लोग एक्चुअल में क्या है, जो ट्रिक करके, जादूगर नहीं होते मैजिशियन जो ट्रिक करते हैं, उन्होंने वो धंधा अपना लिया। क्या करते हैं वो, एक हाथ में मुट्ठी बंद की तो गेहूं के दाने थे, मुट्ठी खोली तो वो भस्म हो गई, इस तरह के। तो वो ट्रिकी हो गए, ज्योतिषी नहीं थे। और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फेरबदल किया, और इस प्रकार मनुष्यों में इस विज्ञान के विकास के बारे में सही विवरण न देकर अनावश्यक रूप से संदेह पैदा कर दिए। बहुत सी जागरूकता आई है, लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन आज भी अगर ज्योतिष के बारे में आप बुद्धिजीवी लोगों से बात करो तो वो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या वास्तव में प्रामाणिकता है इसमें, क्या आप मानते हैं इसको? फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये प्रामाणिक है, और ये इसको मानना या ना मानना कोई वो हमारी चॉइस नहीं है। एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ है। हम माने या ना माने, हमारे मानने या ना मानने से इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड स्टडी है ये। आगे हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ज्योतिषी तकनीक से पुरानी तारीखों का पता लगाना। यहाँ पे ये जो हम स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं, आपने ये एस्ट्रोनॉमी, आपका क्या है वो, खगोल शास्त्र, उसमें आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा होगा तो। हम यहाँ पर पुरानी तारीखों का पता लगाने के 2 तरीकों पर विचार करेंगे। संपात का अयन, संपात का अयन आपने पढ़ा है, संपात बिंदु वगैरह आपने अभी पढ़े एस्ट्रोनॉमी में? मैथ में बताए हैं गुरुजी। जी ठीक है। और दूसरा है महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ज्योतिषीय लेख प्रमाण। अब संपात का अयन क्या है? देखिए, संपात बिंदु का पीछे खिसकना, और किस तरह से खिसकता है? संपात का मुख्य कारण पृथ्वी के विषुवत रेखा पर उभरे हुए भागों पर सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के प्रभाव हैं। जो संपात का अयन है, जो संपात का बिंदु जो पीछे खिसक रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? जो विषुवत रेखा है उसके उभरे हुए जो भाग हैं उन पे सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उसका जो है वो इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। परिणामतः पृथ्वी की एक अति मध्यम डगमगाहट भरी गति हो जाती है। किसके कारण? उनके आकर्षण शक्तियों के कारण। खगोलीय ध्रुव क्रांति व्रत के ध्रुव के चारों ओर एक छोटी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कौन? खगोलीय ध्रुव।
क्रांति वृत्त के ध्रुव के चारों ओर एक छोटी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिसके कारण खगोलीय विषुवत वृत्त क्रांति वृत्त को जहां काटता है वह बिंदु पीछे खिसक रहा है। तो जहां पे ये खगोलीय ध्रुव जब क्रांति वृत्त के ध्रुव के चारों ओर घूमता है तो खगोलीय विषुवत वृत्त क्रांति वृत्त को एक जगह पे काटता है। ऐसे दो गोले हैं, दोनों इस तरह से घूम रहे हैं, तो जहां पे वो बिंदु काटेगा वो बिंदु जो है वो पीछे खिसक रहा है। मेष के प्रथम बिंदु का पीछे हटना संपात का अयन कहलाता है। यह हर वर्ष लगभग 50.3 कला कम हो जाता है। विषुवत बिंदु की किसी नक्षत्र में स्थिति समय के काल क्रमिक बोध कराती है। नक्षत्र मंडल की सही स्थिति से ज्योतिष शास्त्र के इतिहास का लगातार विवरण प्राप्त हो सकता है। तो हम ज्योतिष शास्त्र के इतिहास के बारे में, घटनाओं के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? नक्षत्र मंडल की उस समय पर क्या स्थिति थी, उस स्थिति से हम घटनाओं का पता लगा सकते हैं। कैसे? उस दिन नक्षत्रों की स्थिति जिस अंश पर होती है, जिस अंश पर उस दिन नक्षत्र होते हैं, वह अंश प्रत्येक 72 वर्ष में 1 डिग्री कम हो जाता है। 960 वर्ष में एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला कम होगा और लगभग 2160 वर्ष में 30 डिग्री अर्थात 1 राशि कम हो जाता है। तो इसी तरह से हम नक्षत्रों की स्थिति से पता लगा सकते हैं 72 साल पीछे जाके 1 डिग्री को कम करके, या अगर हमें किसी बड़े टाइम स्पैन को पता लगाना है तो 2160 वर्ष में 30 डिग्री जो कम करके हम उस टाइम की स्थिति का पता कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अति प्राचीन काल से उत्तरायण सूर्य, जब सूर्य मध्यांतर रेखा से दक्षिण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, उस समय वर्षा आरंभ होने के साथ जोड़ा जाता है। उसको हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। 2002 की बात की गई है यहाँ पे। 2022 में जो है वो कर्क संक्रांति किस दिन पड़ेगी? कोई बता सकता है? 16 जुलाई को पड़ रही है। 2002 में सूर्य सायन ने कर्क राशि में 21 जून 2002 को 18:54 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार प्रवेश किया। इस समय सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में थे। वह तारीख 22 जून 2002 को 8:50 बजे मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए। इस प्रकार यदि हम किसी भी युग के उत्तरायण सूर्य की तारीख का पता कर सकें तो हम उसका काल निर्णय कर सकते हैं। अब जब भी सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में आते थे कर्क संक्रांति के टाइम पर, तो वर्षा काल होता था। इस साल कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है, लेकिन सूर्य उस टाइम मृगशिरा नक्षत्र में नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो वर्षा की संभावना नहीं दिखाई दे रही। वर्षा जो है वो डिले हो जाएगी। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तब जाके कहीं क्या होगी। तो इस तरह से जो कृषि के लिए वर्षा का मुंडेन के द्वारा आकलन भी किया जाता था। पूना के एक डॉक्टर पद्माकर विष्णु वर्टक के अनुसंधान के अनुसार ऋग्वेद काल में वर्षा ऋतु उस समय आरंभ होती थी जबकि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होते थे।
इससे यह पता लगता है कि वह काल आज से 25,920 वर्ष पूर्व रहा होगा, क्योंकि आजकल भी वर्षा ऋतु उस समय आरंभ होती है जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं। यहाँ कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को नोट कर लें और खुद से निकाल के देखें जिस ईयर का आप चाहें। 27 नक्षत्र प्लस 960 वर्ष मल्टीप्लाइड बाय 960 वर्ष बराबर है 25,920 वर्ष। इस प्रकार ऋग्वेद काल का समय ईसा से 23,918 वर्ष पूर्व 25,920 माइनस 2002 इज इक्वल टू 23,918 वर्ष निश्चित किया जा सकता है। इसमें से आप 2022 का भी निकाल सकते हैं। उस समय मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य किस स्थान पर था यह तो निश्चित नहीं है, पर यह परिवर्तन 960 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। और यदि इस बारे में और अनुसंधान किया जाए तो इस काल 960 वर्ष की अवधि को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और कम किया जा सकता है। ज्योतिषीय लेख प्रमाण यह हमारी परंपरा रही है जिसे पश्चिमी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं समझ सके हैं कि हम अपनी बड़ी बड़ी घटनाओं का लेख प्रमाण ज्योतिषीय लेखों में निबद्ध कर लेते हैं। पश्चिमी देश वाले ये कभी भी नहीं आकलन कर पाते कि कैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को हम ज्योतिषीय लेखों के द्वारा बता सकते हैं। जो अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, अगर आप कहीं पंचांग उठा के देखें तो उसमें भी आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। तो उन लोगों को ये लगता ही नहीं है कि किस तरह से हम उन घटनाओं का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम राम के जन्म के समय अथवा महाभारत के युद्ध के समय नक्षत्रों की क्या स्थिति थी यह पता लगा लें तो इससे उसका काल निर्णय करने में आसानी हो जाती है। हमारा ज्योतिष शास्त्र उस टाइम के काल का भी पता लगाने को तैयार है, लगाया है। और यहाँ तक कि लोग तो रामायण के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं रामायण एक्चुअल में क्या है, एक एपिक है, मिथ है, इसमें सच्चाई है ही नहीं। डॉक्टर वर्टक के अनुसार श्री राम की कुंडली से यह पता लगता है कि उनका जन्म ईसा से 7,323 वर्ष पूर्व हुआ होगा। इसी प्रकार महाभारत काल के समय शनि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में थे, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में, राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और मंगल अनुराधा नक्षत्र में थे। इससे वह तारीख ईसा से 5,561 वर्ष पूर्व 16 अक्टूबर आता है। इसके साथ ही वेद व्यास जी ने यह भी लिखा है कि एक ही मास में चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण दोनों थे। यह माननीय एवं ठीक तरीका है। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र खुद में इतना समर्थ है, अपना इतिहास खुद ही बता सकता है। जरूरत किसकी है? सही तरीके से उसको कैलकुलेट करके उसका आकलन करने की, और हम कहीं घूमने की, कहीं भटकने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे शास्त्र के अंदर ही हमें मिल जाएगा, बस जरूरत है उसको अध्ययन करने की। तो आज मुझे लगता है इस टॉपिक को हम यहीं विराम दे देते हैं, खत्म नहीं हुआ है, आगे है समय का रेखा चक्र। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पाए या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
और आई होप कि आप लोगों की किताबें अब तक आपके पास आ गई होंगी। मैम हाँ जी, किताबें हमारे पास हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये 25,920 में से -2002 किया है, अभी जैसे देखेंगे तो 2022 माइनस करेंगे। हाँ जी, 2022 माइनस करेंगे, तभी तो हम जी अभी का टाइम ले पाएंगे। ये उन्होंने बुक पता नहीं कब लिखी होगी, तब का टाइम दिया जी है, तो जी हम जी 2022 से माइनस करके और निकाल सकते हैं उस टाइम पीरियड को धन्यवाद। जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी, यही ठीक है, पूछना तो था। इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, थोड़ा टाइम जी लगेगा मैम। लेकिन जी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आपको इस साल की घटनाएं आप अगर जानना चाहेंगे वो भी निकल आएंगी। तो और जी मैम। पंचांग पंचांग रेगुलरली आप आदत डालिए, पंचांग पढ़ने की, पंचांग देखने की। गुरुजी तो पंचांग भेजते ही हैं, ठीक है, तो उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं तो आज का तिथि नक्षत्र योग करण सब कुछ पता होना चाहिए हमको। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, सर्वे भवन्तु के साथ। आप लोग सभी